नमस्कार दोस्तों। आज हम मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं और एक नए मुद्दा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड सरकार पुष्कर धामी सरकार द्वारा यूसीसी कोड लागू करने के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है और उसके बाद एक कैबिनेट बैठक के माध्यम से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी है, जिसे वो लोकसभा चुनाव में एक उपलब्धि की तरह प्रस्तुत कर सकें और लोगों से अपील कर सकें कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है और मतदान हेतु समर्थन मांग सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना आवश्यक है? क्या ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर नहीं चल रहे हैं? उत्तराखंड प्रदेश के अंदर पहाड़ से लेकर मैदान तक अधिकांश लोग भू कानून के समर्थन में है और भू कानून का लागू होना जो जनता को लगता है, जो प्रदेश की जनता को लगता है, जो पहाड़ की जनता को लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी अधिक इम्पोर्टेंट काम यदि धामी सरकार को करना चाहिए तो वो है भू कानून का लागू करना, एक सख्त भू कानून और मूल निवास 1950। जी हाँ, जो प्रदेश की हालात इस टाइम हैं उसे देखकर और जो जितनी भी सरकार के विरोध में रैलियां इस वक्त प्रदेश के अंदर चल रही हैं और जितने धरने प्रदर्शन इस वक्त हो रहे हैं बेरोजगार युवाओं के और भू कानून को लेकर के, उसके लिए सरकार कितनी जागरूक है और कितने जल्द इसको लागू करने का प्रयास करती है। क्या ये मुद्दा यूसीसी से पहले विधानसभा सत्र में नहीं लाया जाना चाहिए? विधानसभा सत्र में सबसे पहले जो जनता को लगता है भू कानून और मूल निवास का मुद्दा उठना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। एक सख्त भू कानून के लिए कई लोगों ने सुझाव दिए हैं, उनमें से कुछ सुझाव हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सुझाव यह है कि भू कानून वर्ष 2000 से पूर्व जो भी लोग उत्तराखंड में थे उनको उत्तराखंड का निवासी मानकर, स्थायी निवासी मानकर और जिनके पास जितनी जमीनें हैं वो सब उनके पास में रहें। लेकिन उसके बाद जितने भी भूमि है, जो भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जो भी लोगों ने किया है, उसको एक लीज डीड की तरह ट्रीट किया जाए और 30 साल का लीज मान करके उनकी रजिस्ट्रियां स्वतः निरस्त कर दी जाए। दूसरा, मूल निवास 1950 की जो बात करते हैं, जो भी लोग उत्तराखंड प्रदेश में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश जिसे हम कहते हैं, जो भी जिस क्षेत्र में 1947 के बाद यहाँ पर निवास करते हैं उनको मूल निवासी के रूप में मान्यता दी जाए और आज़ादी के वक्त से लेकर अब तक जो उत्तराखंड में निवासी हैं, उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व के निवासी हैं, वे सब लोग मूल निवास और स्थायी निवास के श्रेणी में आए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन धामी सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। जब उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ था तब भाजपा की सरकार थी, भाजपा के दो मुख्यमंत्री उस वक्त हुए। नित्यानंद स्वामी जी प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और उस वक्त भी भू कानून पर कुछ विशेष कार्य नहीं हो पाया। फिर भगत सिंह कोश्यारी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सूबे में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात भू कानून लागू होने की बजाय
बाहरी लोगों ने, व्यापारी लोगों ने, अन्य क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर बेहताशा ज़मीनें खरीदी। इसमें सरकार के लचीले रवैये की वजह से देहरादून जैसे महत्वपूर्ण शहर में MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं ने बेतरतीब निर्माण को प्रोत्साहन दिया, बेतरतीब नक्शे पास किए गए, या कई ऐसी जगह जहां पर बिना नक्शे के ही निर्माण किया गया। उत्तराखंड प्रदेश में विशेषकर राजधानी क्षेत्र में कोई भी नदी, नाला, जंगल बचा नहीं है जहां पर कि एनक्रोचमेंट नहीं हुआ हो, या जहां पर होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस के नाम पर अस्पताल और कई सारी चीजें खुली। तो दोस्तों, क्या ये मुद्दा अहम नहीं था? हमारे वन के अधिकांश क्षेत्र पर हरियाणा, पंजाब और अन्य क्षेत्र के जैसे दिल्ली, बिहार, कई क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ पर अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं, या यहाँ के लोगों से सस्ते दाम पर सरकार के नुमाइंदों के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिल करके एक गठजोड़, एक सिंडिकेट बना करके जमीन को खरीद लिया, और आज उसी जमीन के भाव आसमान छूने लगे और यहाँ के लोग वहां पर केयरटेकर या एक सुरक्षा कर्मी की भांति काम कर रहे हैं तनख्वाह पर। तो ये विडंबना है इस प्रदेश की कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, और जमीन बेतरतीब तरीके से यहाँ बिकती चली गई, बेतरतीब तरीके से इमारतें बनती चली गई, जंगल कटते रहे, खालों पर कब्जा होता रहा, कई खालों को पाट कर पेट्रोल पंप बना दिया गया। कई बार डीएम से शिकायत की गई, कई बार वन मंत्री के पास शिकायत की गई, कई बार शहरी विकास मंत्री के पास शिकायत की, कई बार मुख्यमंत्री के पास शिकायत की, कई लोगों ने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, आंदोलन किए, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रहेंगी। सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, किसी भी सरकार ने भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर काम करना उचित नहीं समझा। उसके अलावा जो नदियां हैं, जो नदियों का स्वरूप रही हैं 1980, 1985, 1990 में जो नदियों का स्वरूप था, उस स्वरूप को इतना कुरूप हमारी सरकार ने कर दिया है। उत्तराखंड की सरकार ने नदी के दोनों ओर मलिन बस्तियों के नाम पर वोट बैंक बढ़ाने के लिए बाहर से आए हुए लोगों को बसा दिया है, जिसकी वजह से क्षेत्रों में अब चोरी, चकारी, डकैती जैसी कई सारी घटनाएं भी घटती हैं, और नेता उन्हें वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। आज वहां पर पक्की सड़कें, आज वहां पर लाइटें, आज वहां पर पानी के कनेक्शन सरकार के द्वारा दिया गया है, और उसे रेगुलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। 1985, 1990 में जो सजरा हुआ करता था, जो नदियों का स्वरूप हुआ करता था, आज वो नदियाँ छोटे से नहर के रूप में परिवर्तित हो गई। हम रिस्पना नदी की बात करें, हम बिंदाल नदी की बात करें, हम सोम नदी की बात करें, सभी जगह कई नदी देहरादून से लेकर के विकासनगर तक, कई नदियाँ या सह नदियाँ देहरादून से लेकर ऋषिकेश तक, रायवाला तक, हर क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ हैं उसके दोनों तरफ कब्जे होने शुरू हो गए हैं। और जब पुल बनाए गए थे, जितने भी पुल उत्तराखंड सरकार ने आज तक बनाए हैं, जितने भी फ्लाईओवर उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाए गए हैं PWD के माध्यम से, एक भी फ्लाईओवर यहाँ पर कामयाब नहीं है। बनने के चंद महीनों बाद वो फ्लाईओवर या तो ध्वस्त हो जाते हैं या गिर जाते हैं, और कईयों का ट्रीटमेंट आज भी कई सरकारें बदलने के बाद 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने अभी दिए हैं। फिलहाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था थानो मार्ग पर बड़ासी ग्रांट पे। वो पुल उनके उद्घाटन के 1 महीने बाद ध्वस्त हो गया था, उसका एक हिस्सा।
ऐसे ही कई पुल वहां पर ध्वस्त हुए हैं जो नए नए बने थे। लेकिन आज तक त्रिवेंद्र रावत जी के बाद तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर धामी जी मुख्यमंत्री बने, पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा चुनाव हारे, फिर जीते, फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस पुल का भविष्य आज भी अंधकारमय है और कभी भी किसी बड़े घटना को आमंत्रित करता नजर आता है। कई पुल यहां पर बरसातों में गिर गए, कई पुल बरसातों में ढह गए और जो स्थिति आज खनन की है, खनन के माध्यम से लोग बेहताशा पैसा कमा रहे हैं। सरकार के पास राजस्व अवश्य आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ जनप्रतिनिधि भी उसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। हालांकि आमजन को सरकारी खनिजों के माध्यम से जो मकान बनाना या जो रिहाइश यहाँ पर बन रही है वो बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ये सब भू माफियाओं के, खनन माफियाओं के हाथ में, खड़िया माफियाओं के हाथ में सारी व्यवस्था चली गई है। और अब लोग ये कहने लगे हैं कि उत्तराखंड से अच्छा तो उत्तर प्रदेश में थे हम लोग, कारण हर चीज में महंगाई हो गई है। जल, जंगल, जमीन, सुविधाएं, व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के समय ज्यादा बेहतर लोग मानते हैं। अपने ही लोग, अपने ही जनप्रतिनिधि, अपनी ही सरकार, बावजूद इसके उत्तराखंड की जनता आज भी परेशान है। लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो खेती की ज़मीनें थी, जो वन की ज़मीनें थी, उनका लैंड यूज चेंज करके तहसीलों के माध्यम से, पटवारियों के माध्यम से लोगों की ज़मीन, किसी की ज़मीन किसी को दे दी जा रही है। नदी खालों की ज़मीन उलट पलट किया जा रहा है, उनका खसरा नंबर चेंज किया जा रहा है और फिर आम जन को वहाँ पर ठगा जा रहा है। बेहताशा प्लॉटिंग हो रही है। जहाँ पर सौंदर्य झलकता था, जहाँ पर वनों की सुंदर बगीचे, पेड़, जंगल हुआ करते थे, आज वहाँ पर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। और ये मेहरबानी MDDA यानी देहरादून मसूरी विनाश प्राधिकरण, हम जिसे कहते हैं, आमजन इसे विकास प्राधिकरण की बजाय विनाश प्राधिकरण मानती है। आप यदि देहरादून से आप चलेंगे मसूरी तक, कुठाल गेट से लेकर के और मसूरी के बीच में जितने निर्माण हुए हैं, किशनपुर से लेकर के, जाखंड से लेकर के और मसूरी के बीच में जितने भी निर्माण दोनों तरफ हुए हैं, नए मसूरी और पुराने मसूरी रोड दोनों अवैध निर्माणों से पटे हुए हैं। कई सारे पिलर्स के सहारे वहां पर गेस्ट हाउस, कैफे, मैगी पॉइंट, कई सारी चीजें वहां पर डेवलप हुई हैं। तो क्या ये प्राधिकरण की नॉलेज में नहीं है? क्या ये SDM मसूरी की नॉलेज में नहीं है? क्या ये DM देहरादून की नॉलेज में नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं है? आप जो सौंदर्य पहले झलकता था देहरादून से मसूरी के बीच में, जब हम देहरादून से राजपुर रोड की तरफ जाते थे तो सुंदरता का एक दृश्य सामने होता था। आज वहां पर कंक्रीट के जंगल हो आए हैं। सरकार की मेहरबानी से, जनप्रतिनिधियों की मेहरबानी से, मसूरी के विधायक की मेहरबानी से आज आप देखेंगे पूरा मसूरी क्षेत्र कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है और कब्जा यहां पर क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों का भी कब्जा है। कई लोग गाजियाबाद से, कई लोग दिल्ली से, कई लोग मुंबई से, कई लोग पंजाब हरियाणा से इन जंगलों में रिजॉर्ट बनाए बैठे हैं, इन खालों में, इन नदियों में, और जो ये स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है
पाइप के ऊपर खालों से पाइप ले करके और ऊपर तक मचान जिसे कहना चाहिए वो बनाए हैं, जो रेस्टोरेंट बनाए हैं, जो होटल्स बनाए हैं, जो गेस्ट हाउस बनाए हैं, उस पर सब आंख मूंदे बैठे हैं और अपने वोट के लिए जनप्रतिनिधि उनसे लाभ लेने के लिए या किसी से फाइनेंशियल एड पाने के लिए कई अधिकारी इनको नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। ये प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफ़ी है, ये प्रकृति के साथ नाइंसाफ़ी है, ये संपूर्ण देशवासियों के साथ, प्रदेशवासियों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसीलिए हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लागू होना अति आवश्यक है और हम सरकार से एक बार पुनः दरख्वास्त करते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश की जनता के हित की बात और जो उनके मुद्दे हैं, जो आवश्यक मुद्दे हैं, अति आवश्यक मुद्दों में जो आते हैं, हालांकि अब उत्तराखंड में कहीं पर कोई ज़मीन बची नहीं है, बहुत मामूली सी ज़मीन बची है जिसके स्वामी पहले से ही रह रहे उत्तराखंड के लोग हैं। अन्यथा अधिकांश ज़मीनें यहाँ पर बिक चुकी हैं या रीसेल हो रही हैं और बाहर के लोगों ने इसे कब्जा लिया। ये बात सिर्फ देहरादून की नहीं है, ये बात मैं अल्मोड़ा की कर रहा हूँ, ये बात मैं रानीखेत की भी कर रहा हूँ, यही बात मैं आपको नैनीताल की करता हूँ और मसूरी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, इन सब क्षेत्रों की कर रहा हूँ। सभी क्षेत्रों में बाहरी लोगों ने प्रवेश कर दिया है, जबकि हिमाचल के तर्ज पर अगर हमारा भू कानून पहले से ही तैयार होता तो आज स्थिति कुछ और होती। तो धामी सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदेश में काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर काम कर रही है, मोदी जी का विशेष लगाव इस क्षेत्र में है। तो हमारी प्रार्थना है मीडिया ब्रॉडकास्ट की तरफ से, मीडिया पार्क ब्रॉडकास्ट की तरफ से, आम जनता की तरफ से कि धामी सरकार इस पर ध्यान दे और इसी सत्र में यूसीसी से भी पहले भू कानून का मुद्दा और मूल निवास का मुद्दा कैबिनेट में लेके आए और इसे पास करें। सख्त भू कानून, क्योंकि जो कुछ बचा है उसको बचाने की आवश्यकता है। अधिकांश यहाँ के लोगों के हाथ से सब कुछ निकल चुका है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बचा है उसको सरकार बचाने का प्रयास करे तो जनता एक तरफा धामी सरकार के साथ खड़ी हो जाएगी। इसी के साथ मीडिया पार्क 24 घंटे में आपको हम नया मुद्दा लेकर के फिर आएंगे और सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।